हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनू वार। वेलकम टू आवर चैनल दीप टेक एकेडमी। दीप टेक एकेडमी के टेक्निकल वर्ल्ड में हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग बायोलॉजी, और इंजीनियरिंग बायोलॉजी में हमने पिछले लेक्चर में मॉड्यूल 1 को कंप्लीट किया और मॉड्यूल 2 को स्टार्ट किया, और आज के इस लेक्चर में हम मॉड्यूल 2 को पूरी तरह संपन्न करने वाले हैं। संपन्न करने का मतलब पूरी तरह सीख जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मॉड्यूल 2 से 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है और मॉड्यूल 1 से भी 7 मार्क्स का आता है। तो आपके समझिए कि पूरे के पूरे 14 मार्क्स हो जाने वाले हैं। कैसे हो जाने वाले हैं? तो आप लेक्चर को आखिरी तक देखें, लेक्चर को आखिरी तक देखें और मेरे पढ़ाने के तरीके को एंजॉय करें, और प्लस पीडीएफ जहां से मिले वहां से लेके मेरे पीडीएफ्स को पढ़ें। पीडीएफ्स मिलने का आपको तरीका पता ही है। आप दीप टेक एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, दीप टेक एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं आपको वहां से मिल रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली ऑन दिस नंबर फॉर पीडीएफ नोट्स। तो फ्रेंड्स, आइए अब शुरू करते हैं हम जहां से हमने कल छोड़ा था मॉड्यूल 2 को। अब वहां से हम शुरुआत करते हैं फिर से। तो हम पढ़ रहे थे कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ रहे थे? कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, या कहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। तो हम उसी चीज को यहां से फिर से लिख दे रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे थे कल। 3 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था और 2 क्लासिफिकेशन हमारा बचा है। तो एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में इस पे फोकस कर लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो 5 टाइप है वो किस किस बेसिस पे है। तो आइए हम लोग एक बार फोकस कर लेते हैं फिर से, आप बोर ना हो तो पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो सेल्यूलरिटी के बेसिस पे हुआ था। सेल्यूलरिटी के बेसिस पे, सेल्यूलरिटी के बेसिस पे सेल या ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? टू। एक यूनिसेल्यूलर और एक मल्टी सेल्यूलर। एक यूनिसेल्यूलर और दूसरा मल्टी सेल्यूलर। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने देखा था कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। 2 कैटेगरीज कौन कौन था? तो एक था प्रोकैरियोट था, और एक ईकैरियोट। बहुत ही अच्छे से प्रोकैरियोट और ईकैरियोट हमने कवर भी किया था, और ये पिछले आपके एग्जाम्स में आया भी था क्वेश्चन यहां से। तो इस बार देखते हैं कहां से क्वेश्चन उठता है। वैसे प्रेडिक्टेड क्वेश्चन का एक वीडियो आप लोगों को दूंगा। अब अगला तीसरा जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हैबिटाट के बेसिस पे। हैबिटाट के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है? तो इसमें भी 2 कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड थे। पहला कैटेगरी जो था वो एक्वेटिक था, एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक प्लांट्स। दूसरा कैटेगरी जो था वो टेरेस्ट्रियल था। तो हमने पिछले लेक्चर में जो शुरू की बातें थी उन बातों को सीखने के बाद इन 3 चीजों को सीखा था, और बाकी के 2 क्लासिफिकेशन को हमने नहीं देखा था, जिसे फ्रेंड्स हम आज देखने वाले हैं, और साथ में ही मॉडल ऑर्गेनिज्म को भी संपन्न करने वाले हैं। और आप लोग के एग्जाम में आई होप इस बार अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो वो आएगा मॉडल ऑर्गेनिज्म से। तो आइए पांचवा जो है, पांचवा भी आपको बताते चले। पांचवा जो है आपका वो है क्या बोलते हैं, कार्बन एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड हो जाते हैं। एक कैटेगरी आपको ऑटोट्रॉफ, दूसरा कैटेगरी जो है वो हेट्रोट्रॉफ, और तीसरा कैटेगरी जो है लिथोट्रॉफ्स। तो 3 कैटेगरी में कार्बन और एनर्जी के यूटिलाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड हो जाते हैं। बाद में हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं अभी कुछ देर में, तो वहां देखेंगे क्या क्या होता है। आगे हम बात करते हैं जो पांचवा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का, वो किस चीज के बेसिस पे किया जाता है? तो वो फ्रेंड्स एमोनिया एक्सक्रिएशन के बेसिस पे किया जाता है। एमोनिया एक्सक्रिएशन, मल मूत्र त्याग के बेसिस पे। आपको पता ही होगा, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है मल मूत्र त्याग। तो एमोनिया एक्सक्रिएशन, हम लोग जो एक्सक्रिएट करते हैं सुबह सुबह, तो उसमें क्या रहता है? एमोनिया रहता है बेसिक कंपोनेंट। तो एमोनिया एक्सक्रिएशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और वो 3 कैटेगरी क्या क्या है? तो एक है अमोनोटेलिक, दूसरा क्या है? यूरियोटेलिक, तीसरा क्या है?
आपका यूरिक टेलिक, यूरिक टेलिक एनिमल, सब में एनिमल्स लगा रहेगा क्योंकि हम एनिमल्स की बात करेंगे इसमें। और एनिमल्स की क्यों बात करेंगे, क्योंकि प्लांट्स जो है वो एमोनिया एक्सक्रिएट नहीं करते हैं, तो हम अमोनिया एनिमल्स के बारे में ही अमोनिया एक्सक्रिएशन में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको आई होप ये सीन क्लियर होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म 5 बेसिस पे होता है। आपका मे बी इस 5 में से एक जो है वो 7 मार्क्स में दिख जाए। ये पिछली बार आया था तो कोई गारंटी नहीं कि इस बार भी आए, अगर ये नहीं आए तो ये आपका आ सकता है अमोनिया एक्सक्रिएशन बेसिस। तो इस सीन को एक बार फिर से देख ले। सेलुलरिटी के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हैबिटेट के बेसिस पे एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, कार्बन एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन के बेसिस पे ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, लिथोट्रॉफ्स एंड अमोनिया एक्सक्रीशन के बेसिस पे एमोनोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स एंड यूरिकटेलिक एनिमल्स। आई होप इतना क्लासिफिकेशन आपको क्लियर होगा। अब इन दोनों को सेपरेटली हम देखते हैं, तो एक सेकंड फ्रेंड्स ताकि मैं इसे इरेज कर लूं। नाउ फ्रेंड्स हम देखते हैं चौथा जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का टाइप था, एनर्जी एंड कार्बन यूटिलाइजेशन के बेसिस पे। तो एनर्जी एंड कार्बन के यूटिलाइजेशन के बेसिस पे, किस चीज के बेसिस पे, एनर्जी और कार्बन के यूटिलाइजेशन के बेसिस पे कोई भी एनिमल है या प्लांट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन को यूटिलाइज करके ही अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एनर्जी और कार्बन के यूटिलाइजेशन के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला कैटेगरी ऑटोट्रॉफ, दूसरा हेटेरोट्रॉफ, तीसरा लिथोट्रॉफ्स। कार्बन यूटिलाइजेशन के बेसिस पे, इसे देख के नीचे अभी कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे मैं आता हूं। आप ये ध्यान दो कि एनर्जी एंड कार्बन यूटिलाइजेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 3 कैटेगरी में डिवाइड है, ऑटोट्रॉफ, लिथोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आपके प्लांट आते हैं। कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में ह्यूमन, डॉग, फिशेज, मतलब जितने एनिमल्स हैं लगभग एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं। लिथोट्रॉफ्स की बात की जाए तो कुछ बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया इस कैटेगरी में लाइज करते हैं। एक है साइनोबैक्टीरिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो साइनोबैक्टीरिया आपका लिथोट्रॉप्स का एग्जांपल्स हुआ। बस चीजों को समझते चलो और नोट्स से पढ़ते चलो। तो आई होप आपको ये तीनों क्लियर होगा। ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉप्स ह्यूमन, डॉग, फिशेज हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ गए। लिथोट्रॉप्स साइनोबैक्टीरिया जो है लिथोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ गए। अब हम एनर्जी जो है, एनर्जी किस सोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरी मिला है हमें ऑर्गेनिज्म का। तो कार्बन जो सोर्स यूज कर रहे हैं एनर्जी के लिए, जो कार्बन एज ए सोर्स यूज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ये किस चीज पे था, कार्बन यूटिलाइजेशन के बेसिस पे ये डिवीजन था। कार्बन को यूज, कार्बन और एनर्जी को यूटिलाइजेशन यूज के बेसिस पे था। लेकिन पार्टिकुलर सोर्स के बेसिस की बात की जाए तो कार्बन का सोर्स देखा जाए जो सिर्फ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ कार्बन को ही अपने एनर्जी के लिए सोर्स के रूप में यूज करते हैं, तो उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स में डिवाइड है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे, जो एनर्जी के लिए कार्बन के CO2 फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे सारे के सारे प्लांट्स, लगभग प्लांट्स, मतलब कुछ प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन भी यूज करते हैं, तो सारे के सारे प्लांट्स, यूजुअली ऑल प्लांट्स CO2 यूज करते हैं। जो हम एक्सहेल करते हैं CO2 वो अपने एनर्जी के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके, उसके लिए वो CO2 का इस्तेमाल करते हैं। तो जो CO2 का इस्तेमाल करते हैं, CO2 से जो कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। दूसरा कार्बन सोर्स के बेसिस पे देखा जाए तो हेटेरोट्रॉफ्स। हम जितने भी एनिमल्स हैं, वी आर आल्सो एनिमल्स, यू नो वेल दैट। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो भी कार्बन का ही सोर्स यूज करते हैं एनर्जी के लिए। हम लोग यूज करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। मैक्सिमम हम लोग का जितना खाने वाला फूड है उसमें 80% चीज में तो कार्बन ही सोर्स रहता है। और हमारा शरीर भी बना है तो लगभग इसमें कंपोनेंट कार्बन का ही पाया जाता है। तो हेटेरोट्रॉफ जो है, हम जितने एनिमल्स हैं हेटेरोट्रॉफिक्स एनिमल्स, हेटेरोट्रॉफ्स, वो कार्बन के सोर्स को ही एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर एनिमल्स, हम अदर एनिमल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेके
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कार्बन को यूज करते हैं। आप जानते हैं कार्बन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड रहता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सारे जानते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं सब में मेन कंपोनेंट आपका कार्बन होता है। तो जितने भी हेट्रोट्रोफ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू कार्बन का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो कार्बन के सोर्स के बेसिस पे देखा जाए ऑर्गेनिज्म कितने टाइप में डिवाइडेड है, तो 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ। कार्बन यूटिलाइजेशन के बेसिस पे 3 टाइप, ऑटो, हेट्रो, लिथो। और देखा जाए कार्बन सोर्स यूज करने के बेसिस पे कि कार्बन को मेनली सोर्स के यूज में एनर्जी का यूज किया जाता है, तो ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स दो ही कैटेगरी है। ऑटोट्रॉफ जो CO2 यूज करते हैं, और हेट्रोट्रॉफ जो अदर ऑर्गेनिज्म के अदर ऑर्गेनिज्म से या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कार्बन यूज करते हैं। एनर्जी सोर्स के बेसिस पे देखा जाए तो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक है फोटोट्रॉप्स और एक है केमोट्रॉप्स। अब एनर्जी हम यूज करेंगे तो एनर्जी 2 ही फॉर्म से यूज किया जा सकता है, या तो लाइट से, नहीं तो किसी केमिकल कंपाउंड से किया जा सकता है। तो एनर्जी सोर्स जो डायरेक्टली एनर्जी सोर्स का यूज करते हैं उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक हो गया फोटोट्रॉफ, एक हो गया केमोट्रॉफ। फोटो का मतलब आपको पता ही है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो मेनली लाइट को ही एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं। जितने भी प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का यूज करते हैं, तो लाइट का यूज करते हैं, तो फोटोट्रॉप्स में जितने भी प्लांट्स हैं फोटोट्रॉप में आ गए। ऑटोट्रॉफ में भी जितने प्लांट्स हैं सारे ऑटोट्रॉप में आ गए। ठीक, आई होप यहां तक क्लियर। केमोट्रॉप्स, केमोट्रॉप्स में क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। केमोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनर्जी के सोर्स में यूज करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से। तो इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो इसका भी एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया होगा। साइनोबैक्टीरिया वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही यूज करता है और वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू यूज करता है, तो इसलिए उसे केमोट्रॉफ के कैटेगरी में रखा गया है। एनर्जी के सोर्स पे फोटोट्रॉफ, केमोट्रॉफ। फोटोट्रॉफ जो लाइट को एनर्जी के सोर्स में यूज करे, और केमोट्रॉफ जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को या केमिकल कंपाउंड्स को एनर्जी के लिए यूज करे, वो केमोट्रॉप्स। तीसरा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के सोर्स के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है 2 टाइप में डिवाइड है, एक है लिथोट्रॉप और दूसरा है ऑर्गेनोट्रॉप्स। देखिए नया इसमें 2 आपको मिल रहा है, इन 3 के अलावे 3 मिल रहा है, फोटोट्रॉप्स, केमोट्रॉप्स, ऑर्गेनिक ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन गेन कहिए या सोर्स के रूप में, तो सोर्स के रूप में आपको रिडक्शन प्रोसेस याद ही होगा, रेडॉक्स में रिडक्शन जो आप पढ़ते थे। तो लिथोट्रॉप्स क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रिड्यूस्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के सोर्स में। तो ये रिडक्शन में होता है क्या है, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ जाता है और रिमूव क्या हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन माइनस हो जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन गेन के बेसिस पे देखा जाए, अगर एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म, तो वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, लिथोट्रॉफ और ऑर्गेनोट्रॉफ। लिथोट्रॉफ की बात की जाए तो ये एनर्जी के सोर्स में रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके रिड्यूस्ड फॉर्म को ये एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। अगला बात करते हैं ऑर्गेनोट्रॉप्स। ऑर्गेनोट्रॉप्स, ऑर्गेनोट्रॉप्स में जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या कहां से अपना एनर्जी का सोर्स पाते हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पाते हैं। तो ऑर्गेनोट्रॉप्स जो हुआ, ऑर्गेनोट्रॉप्स आया मतलब समझ लीजिए उसके एनर्जी का सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो आई होप ये तीनों सोर्स के बेसिस पे आपको क्लियर होंगे। कार्बन सोर्स के बेसिस पे ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, एनर्जी सोर्स के बेसिस पे फोटोट्रॉफ, केमोट्रॉफ्स, और हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन के सोर्स पे देखा जाए तो लिथोट्रॉप्स और ऑर्गेनोट्रॉप्स। लिथोट्रॉप्स का आपको एग्जांपल पता ही है, साइनोबैक्टीरिया। और ऑर्गेनोट्रॉप्स में देखा जाए तो हम ह्यूमन ही है, एनिमल्स भी है ऑर्गेनोट्रॉप्स में। तो आई होप ये 6 आपको क्लियर हो, ये चीज आपको अब क्लियर हो। आगे बात करते हैं इसी में, आप मेरे नोट्स को पढ़िएगा तो उसमें बहुत ही डिटेल्स में ये लिखा हुआ है, तो आप इसको यहां से समझिए, नोट्स से पढ़िए, और मे भी एग्जाम में आ जाए
तो पेपर में फाड़ दीजिए, पेपर में फाड़ दीजिए मतलब लिख के भर दीजिए। अगली बात, प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? जो फूड प्रोड्यूस करे। तो हमारे लिए फूड कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर, जो उन फूड को खाए। तो कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं? एनिमल्स को बोलते हैं। डिकम्पोजर, जो हम मर जाए तो हमारे बॉडी को डिकम्पोज कर दे, या किसी भी एनिमल्स के मरे हुए बॉडी को डिकम्पोज कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर किसको यूजुअली बोला जाता है? तो फंजाई को बोला जाता है। इंसेक्ट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप ये भी तीनों पॉइंट क्लियर आपको होंगे। कंज्यूमर प्लांट्स, प्रोड्यूसर प्लांट्स, कंज्यूमर एनिमल्स, डिकम्पोजर, फंजाई। ये आपने जूनियर्स क्लासेस में भी पढ़े हैं। एक बार हम आगे देख लेते हैं, ये भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में याद कर लेते हैं। हार्बीवोरस किसको बोलते हैं? जो प्रोड्यूसर को खाए, जो सिर्फ प्लांट्स को खाए, उसे हार्बीवोरस बोलते हैं। ठीक। कार्निवोरस, जो कंज्यूमर्स को ही खा जाए, कंज्यूमर्स को ही खा जाए। जैसे लायन देखा जाए तो लायन कंज्यूमर को ही खा जाता है। और इट ओनली प्रोड्यूसर, हार्बीवोरस, गाय देखा जाए तो वो क्या किसको खाती है? प्लांट्स को खाती है, पौधों को खाती है। और ओमनीवोरस, ओमनीवोरस में हम ह्यूमन आते हैं, ये आपको क्लियर होगा बचपन से, जो बोथ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को खा सकते, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? ओमनीवोरस में। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन एनर्जी एंड कार्बन न्यूट्रलाइजेशन के बेसिस वाला क्लियर होगा। अब हम अमोनिया एक्सक्रिएशन के बेसिस को देखेंगे। देखने से पहले मैं इसे इरेज कर लूं। आप वीडियो पे लगातार बने रहें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करते चले, और मन है तो इसको भी लिखते चले, या नहीं तो नोट्स का पीडीएफ आपके पास अवेलेबल ही है। तो एक सेकंड फ्रेंड, इसे इरेज कर लो। तो आइए फ्रेंड्स, हम ऑर्गेनिज्म के पांचवें क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो पांचवा क्लासिफिकेशन है वो एमोनिया एक्सक्रिएशन के बेसिस पे है। एमोनिया एक्सक्रिएशन मतलब मल मूत्र त्याग के बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे एनिमल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे देखा जाए कौन कौन कैटेगरी है, तो एमोनोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स एंड यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ये मैंने पहले भी बता चुका है आपको। रही बात यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट्स भी आते हैं, लेकिन यहां सिर्फ बात एनिमल्स की जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे रीजन एक है कि जो प्लांट्स है उनमें कोई पाथवे ही नहीं होता है नाइट्रोजन एक्सक्रिएशन के लिए। नाइट्रोजन, एमोनिया एक्सक्रिएशन का मतलब जिसमें नाइट्रोजन का एक्सक्रिएशन हो। एमोनिया में मेन कंपोनेंट जो होता है NH3 में, वो आपका नाइट्रोजन ही होता है। तो एमोनिया एक्सक्रिएशन का मतलब हम क्या समझेंगे? नाइट्रोजन का एक्सक्रिएशन। और प्लांट्स में क्यों नहीं होता है? तो प्लांट्स में कोई ऐसा पाथवे है ही नहीं है, नेचुरल पाथवे, जिससे प्लांट्स नाइट्रोजन को एक्सक्रिएट कर सके। तो फ्रेंड्स, इसीलिए एमोनिया एक्सक्रिएशन पे बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को ही कैटेगराइज करते हैं, प्लांट्स को कैटेगराइज नहीं करते हैं। तो एनिमल्स को तीन कैटेगरी में किया गया। एमोनोटेलिक, एमोनोटेलिक एनिमल्स, इसको देखते हैं। तो वैसे एनिमल जो एमिनो यानी नाइट्रोजन एक्सक्रिएट नाइट्रोजन एज एमोनिया, जो नाइट्रोजन को एमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रिएट करे, नाइट्रोजन को अपने बॉडी से एमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रिएट करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक। देखो, अमोनोटेलिक यानी अमोनिया एक्सक्रिएट करेगा नाइट्रोजन के फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एमोनोटेलिक एनिमल्स। एग्जांपल के लिए, ऑल एक्वेटिक स्पीसीज, जितने एक्वेटिक स्पीसीज है, पानी में रहने वाले एक्वेटिक स्पीसीज है, वो सारे के सारे एमोनिया एक्सक्रिएशन करते हैं, एमोनिया एक्सक्रिएशन करते हैं नाइट्रोजन के लिए, और उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल्स बोला जाता है। एक्वेटिक स्पीसीज में एनिमल्स की बात की जा रही है, ना कि एक्वेटिक प्लांट्स की बात की जा रही है। तो एमोनोटेलिक यानी वो एमोनिया का एक्सक्रिएशन करेगा नाइट्रोजन के लिए। ठीक। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, तो यूरियोटेलिक में देखिए पहले क्या है, यूरिया आपको मिल जाएगा, यूरियोटेलिक में यूरिया मिल जाएगा। तो वैसे एनिमल्स जो एक्सक्रिएट करें नाइट्रोजन को यूरिया के फॉर्म में, किस चीज के फॉर्म में? यूरिया के फॉर्म में। वैसे एनिमल्स जो नाइट्रोजन को एक्सक्रिएट करे यूरिया के फॉर्म में, नाइट्रोजन को एक्सक्रिएट करे यूरिया के फॉर्म में, उसे यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे। एग्जांपल के लिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वी आर आल्सो ए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, हम लोग लैंड पे रहते हैं। तो जितने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो सारे के सारे यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं। हम भी जो है यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं, आप भी जो है
यूरिया ही एक्सक्रिएट करते हैं। तो मेरे और आपके एक्सक्रिएशन में डिफरेंस नहीं है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। तो फ्रेंड्स, यूरियोटेलिक यानी यूरिया एक्सक्रिएट होगा नाइट्रोजन के लिए। अगली बात, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो यूरिक एसिड का नाम सुने हैं आप, तो यूरिकोटेलिक कब आता है, तो इसे याद करने का देखिए, आप साथ साथ याद करते भी चलिएगा लेक्चर देख के। यूरिक एसिड, तो एमोनोटेलिक में क्या हुआ, अमोनिया का एक्सक्रिएशन हुआ। यूरियोटेलिक में यूरिया का एक्सक्रिएशन हुआ। अब यूरिक टेलिक में क्या होगा, तो यूरिक एसिड का एक्सक्रिएशन होगा नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए किसका एक्सक्रिएशन होगा, यूरिक एसिड का। और यूरिक एसिड का आपको याद ही होगा, कभी कभी छिपकली हाथों पे टॉयलेट कर देती है, तो मम्मी बोलती है जाके हाथ धो, नमक लगाओ। तो वो सब क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक्सक्रिएट करती है यूरिक एसिड को। और यूरिक एसिड का जो एग्जाम्पल है, मतलब यूरिकोटेलिक एनिमल्स का एग्जाम्पल्स है, वो बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। तो रेप्टाइल्स जितने रेंग के चलने वाले हैं, बर्ड्स जो उड़ने वाले हैं, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, यूरिक एसिड का एक्सक्रिएशन करते हैं। तो आई होप ये तीनों कैटेगरी आपको क्लियर होगा एमोनिया एक्सक्रिएशन के बेसिस पे। और मे भी इस बार ये कैटेगरी आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि पिछले में आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आ सकता है। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पूछ सकता है, तो वो एमोनिया एक्सक्रिएशन से मे भी इस बार आ जाए। तो एमोनिया एक्सक्रिएशन के बेसिस पे एनिमल को ही कैटेगराइज किया गया है, प्लांट्स को नहीं, क्योंकि प्लांट्स में कोई भी पाथवे नहीं है नाइट्रोजन एक्सक्रिएशन के लिए। ह्यूमन में होता है, सॉरी एनिमल्स में होता है। तो उस एनिमल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एमोनिया एक्सक्रिएशन। एमोनोटेलिक जो एमोनिया एक्सक्रिएट करे, यूरियोटेलिक जो यूरिया एक्सक्रिएट करे, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करे। एक्वेटिक स्पीसीज जितने हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, वो एमोनोटेलिक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जितने लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं, वो यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक में हम भी हैं। बर्ड्स रेप्टाइल्स जितने हैं, वो यूरिकोटेलिक एनिमल्स है, जो यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करते हैं। तो ये तो हमने मल मूत्र त्याग का बेसिस देख लिया। अब देखा जाए कि अंतर क्या है इनमें, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और कौन इसे एक्सक्रिएट करते हैं, उनका हैबिटाट क्या है। हैबिटाट मतलब वो कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले वेस्ट की बात की जाए, एक्सक्रिएशन की बेस बात की जाए, तो एमोनिया की हम देखते हैं। तो एमोनिया का एडवांटेज क्या है, जो एनिमल्स मतलब है, वो कैसे एमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं, तो बहुत ही कम पानी के साथ इसे एक्सक्रिएट करते हैं अमोनिया को। तो ये एक उनका एडवांटेज हुआ। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो अमोनिया जो होता है बहुत ही टॉक्सिक कंसंट्रेशन में पाया जाता है। अमोनिया टॉक्सिक कंसंट्रेशन में पाया जाता है। यही रीजन है कि हम लोग अमोनिया एक्सक्रिएट नहीं करते हैं। हम लोग का तो बॉडी वैसा नहीं है कि उतना अमोनिया को बर्दाश्त कर सके। ऐसे ही समझते हैं आप लोग, गैस्ट्रिक का बीमारी पकड़ लेता है, तो अब और ज्यादा होगा तो और भी भयावह भयावह गैस की पीड़ित मिलने लगेंगे अगर अमोनिया एक्सक्रिएट करने लगे हम लोग तो एमोनिया प्रोड्यूस विद लिटिल वाटर, टॉक्सिक इन कंसंट्रेशन होता है। और एक्सक्रिएशन के लिए इसे बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है। मतलब एक्सक्रिएशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसीलिए इसे बस एक्वेटिक एनिमल्स ही करते हैं। वैसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, वही एमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल में भी आपने देखा था एक्वेटिक स्पीसीज। तो एमोनिया को जो वाटर में रहने वाले हैं, वो क्यों एक्सक्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पानी की इसे जरूरत पड़ती है एक्सक्रिएशन के लिए। एग्जाम्पल्स देखा जाए, तो जितने भी एम्फीबियंस हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एमोनिया एज ए वेस्ट के फॉर्म में निकालते हैं अपने अंदर से। बात करते हैं यूरिया की। यूरिया हम लोग निकालते हैं, खेतों में जाते हैं, पहले जाते थे लोटा ले, तो मतलब खेत का उपज बढ़ता था। अब तो लैट्रिन खेतों का ही सुख चैन छीन लिया है, और हम लोग का सुख चैन बढ़ गया है। तो आइए बात करते हैं यूरिया एक्सक्रिएशन का बेसिस। तो यूरिया एक्सक्रिएशन का जो बेसिस है, वो बहुत ही कम टॉक्सिक रहता है, इसीलिए हम लोग यूरिया को एक्सक्रिएट भी करते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाता, तो हम लोग गैस के तो पीड़ित होते ही और बच भी नहीं पाते, क्योंकि अमोनिया बहुत ही डेंजरस होता है, टॉक्सिक इन नेचर होता है। तो यूरिया को एक्सक्रिएशन के लिए यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया के कंपेयर में, ठीक। और इसे एक्सक्रिएट करने के लिए बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। पहले तो एक ही लोटा में काम फरिया जाता था, भले अब लैट्रिन आ गया है तो 2-2 बाल्टी पानी लग जा रहा है, नहीं तो पहले बहुत ही लेस वाटर। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर लिटिल मोर एनर्जी टू प्रोड्यूस। बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है इसे प्रोड्यूस करने के लिए। देखते हैं दिन भर में 3 टाइम कोई कोई खाता है, एक ही बार निकालता है, तो रिक्वायर लिटिल मोर एनर्जी टू प्रोड्यूस इट, ये इसका डिसएडवांटेज है। कोई बात नहीं, हमारा शरीर है उतना डिसएडवांटेज सह सकता है,
हैबिटाट क्या है? लैंड और सी में रहने वाले एनिमल्स। तो लैंड पे हम लोग रहते हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो रहते हैं, सी में भी कुछ एनिमल्स रहते हैं। तो आई होप यहाँ तक का ये क्लियर होगा। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन कौन कौन ये करते हैं? टर्टल, जितने कछुआ है सब यूरिया करते हैं। मैमल्स जितने हैं, स्तनधारी जितने भी एनिमल्स हैं वो यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं। एडल्ट एम्फीबियंस, ये एम्फीबियंस है और ये एडल्ट एम्फीबियंस में अंतर है। जो जवान एम्फीबियंस होते हैं वो क्या करते हैं? यूरिया ही प्रोड्यूस करते हैं। अगला बात करते हैं यूरिक एसिड का। तो यूरिक एसिड जो होता है बहुत ही कम पानी उसको जरूरत होता है एक्सक्रीशन के लिए। देखे होंगे कभी चिपकी लिए टॉयलेट करती है तो बड़ा कम ही मात्रा में गिरता है। और वैसे भी एसिड होता है, ज्यादा मात्रा में गिरेगा तो जल नहीं जाएगा आदमी। तो यूरिक एसिड रिक्वायर करता है बहुत ही कम पानी। वेरी वेरी लिटिल वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रिएट। इसका डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर कंसिडरेबल एनर्जी टू प्रोड्यूस इट। वो लोग भी क्या करती है कि दिन भर कीड़े मकोड़ों को खाती रहती है, छिपकली या अदर जितने भी रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, वो क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा कीड़े मकोड़ों को खाते रहते हैं। तो खा के वो क्या करते हैं? कार्बन एज ए सोर्स यूटिलाइज करते हैं। तो सोर्स करते हैं तो ज्यादा एनर्जी यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसका उनका हैबिटाट जो है वो क्या होता है? लैंड पे। तो जितने भी एग्जांपल्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हुए वो लैंड एनिमल्स के एग्जांपल्स हुए या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के, और वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप आपको अमोनिया एक्सक्रिएशन का कंसेप्ट फुल्ली क्लियर होगा। अब एग्जाम में आए तो छूटना ना पाए बच्चों। तो आई होप इसे मैं इरेज कर लूं। पिछली बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, तो उस चीज को हम एक बार समझते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो मॉलिक्यूल्स को देखने के बाद, किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखने के बाद उसके राइबोसोमल आरएनए जीन्स के सीक्वेंस के बेसिस पे, किस चीज के बेसिस पे? राइबोसोमल आरएनए जीन्स के सीक्वेंस के बेसिस पे कार्ल वुज ने ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन और 6 किंगडम में डिवाइड किया। कार्ल वुज ने एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए जीन्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन और 6 किंगडम में कैटेगराइज्ड किया। ठीक, ये पिछला बार आया भी था और एमसीक्यू में अगर आ जाए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने दिया था? तो कार्ल वुज। इनके आगे भी ETAL लगा है तो ये याद रखना जरूरी नहीं है। कार्ल वुज बस आप याद रखो, काम हो जाएगा आपका। ठीक, तो कार्ल वुज ने ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन और 6 किंगडम में डिवाइड किया। तो अब तीनों डोमेन और 6 किंगडम को हम लोग देखते हैं और समझते हैं विद एग्जांपल्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहला डोमेन को क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट डोमेन बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डोमेन बैक्टीरिया। नाम से ही क्लियर है कि बैक्टीरिया इसमें आया हुआ है। तो अब इसका जो किंगडम है उसको क्या बोला जाता है? तो किंगडम EU बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पहले क्या लग गया है? किंगडम EU बैक्टीरिया। ठीक, इसे याद करिए स्ट्रिक से और साथ में पढ़ते चलिए और नोट्स से पढ़िएगा तो ये क्लियर होते जाएगा और याद होते जाएगा। किंगडम EU बैक्टीरिया, पहला डोमेन बैक्टीरिया, उसका किंगडम क्या है? किंगडम EU बैक्टीरिया। इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म लाई करते हैं? जिनका स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर हो और प्रोकैरियोटिक हो। यूनिसेल्युलर जिसमें सिंगल सेल हो और प्रोकैरियोटिक जिसका DNA सर्कुलर हो। ठीक, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? किंगडम EU बैक्टीरिया। बाकी ये यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो किंगडम EU बैक्टीरिया में वैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा हो? यूनिसेल्युलर हो, प्रोकैरियोटिक हो, विथ पेप्टिडोग्लाइकोन। विथ पेप्टिडोग्लाइकोन, इस चीज को याद रखिए, विथ पेप्टिडोग्लाइकोन। डोमेन 1 बैक्टीरिया, किंगडम EU बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, विथ पेप्टिडोग्लाइकोन। पेप्टिडोग्लाइकोन ये सेल वॉल में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन की जगह ये पाया जाता है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर सेल में। तो याद रखिए किंगडम EU बैक्टीरिया में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक विथ पेप्टिडोग्लाइकोन। ठीक, इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। तो 1 डोमेन बैक्टीरिया क्लियर, आई होप। 1 डोमेन बैक्टीरिया का एक किंगडम है और उसके किंगडम को क्या बोलेंगे? किंगडम EU बैक्टीरिया। एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक, अब दूसरे डोमेन की बात करते हैं। तो दूसरे डोमेन को डोमेन आर्किया बोलते हैं। दूसरे डोमेन को डोमेन आर्किया।
डोमेन आर्किया में देखिए क्या होगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा, प्रोकैरियोटिक भी ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन होगा। देख लीजिए, किंगडम आर्किया में यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है, लेकिन विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन है। तो डोमेन बैक्टीरिया में क्या होता है कि विथ पेप्टिडोग्लाइकन, और डोमेन आर्किया में क्या डिफरेंस है, विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन। बाकी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक दोनों में कॉमन है। एग्जांपल इसका आएगा एरोफाइरम परनिक्स। एरोफाइरम परनिक्स इसका एग्जांपल नहीं पूछता है, लेकिन आप एग्जांपल्स लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, और इसका एग्जांपल भी बहुत कम ही बुक्स में मिलता है। तो आप इस एग्जांपल्स को याद कर लो। एरोफाइरम परनिक्स जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डोमेन 2 में लाई करता है, और उसे डोमेन आर्किया बोलते हैं। उसके किंगडम को क्या बोलेंगे, किंगडम आर्किया। ठीक, आई होप दोनों किंगडम और डोमेन आपको क्लियर हो। थर्ड डोमेन की बात करते हैं। तो थर्ड डोमेन को बोलते हैं डोमेन यूकायरा। डोमेन यूकायरा, कियारा आडवाणी से आया है कायरा, मतलब इसी से कियारा आडवाणी आई है। तो डोमेन यूकायरा, यूकायरा में देखते हैं पहले किंगडम को बोलेंगे, मतलब तीसरे किंगडम को। यहाँ तो हमें दो ही किंगडम मिले, दो डोमेन में दो किंगडम। डोमेन बैक्टीरिया में किंगडम यू बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया में किंगडम आर्किया। अब डोमेन यूकायरा में देखते हैं तो इसमें चार किंगडम हमें मिलते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया। देखिए आपको इसी से क्लियर होगा बहुत कुछ। किंगडम फंजाई मतलब फंगस आएगा, किंगडम प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ आएगा, किंगडम प्लांटिया यानी प्लांट्स आएंगे, किंगडम एनिमेलिया यानी एनिमल्स आएंगे। अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सेल्युलर इंटरनल स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर होता है। जिनका सेल्युलर स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर होता है, और वो ईकैरियोटिक होते हैं। ठीक, क्या क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर एंड ईकैरियोटिक हो तो वो किस में आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में। एग्जांपल प्रोटोजोआ। किंगडम फंगस में देखिए, किंगडम फंगस में एक नया चीज जुड़ता है, वो है डिकम्पोजर। बाकी सारा उसी का रहता है। क्यों डिकम्पोजर जुड़ता है, क्योंकि फंगस जो होता है वो डिकम्पोज करने का नेचर होता है। हमारा जब बॉडी मर जाता है तो उसे अगर हमें गाड़ दिया जाए जमीन में, तो वो डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, तो फंगस करेगा। तो किंगडम फंजाई जहां जुड़ गया वो समझिए यूनिसेल्युलर होगा, मल्टीसेल्युलर होगा, यूकैरियोटिक होगा एंड डिकम्पोजर जुड़ जाएगा। एग्जांपल फंगस। देखिए कितना आसान है तरीका याद करने का, सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। नोट से पढ़िए, लेक्चर्स देखिए, कंसेप्ट क्लियर, बम बम। अगला बात, किंगडम प्लांटिया। तो इसमें देखिए क्या होगा, यूनिसेल्युलर कंसेप्ट हट जाएगा। प्लांट जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, एक से ज्यादा बहुत मेनी सेल्स पाए जाते हैं। बाकी फंगस यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी होता है, उससे कुछ नहीं है। तो किंगडम प्लांटिया में देखें वो मल्टी सेल्युलर होता है, यूकैरियोटिक कॉमन रहेगा। और जब प्लांटिया की बात आ गई है तो उसका एनर्जी यूटिलाइजेशन मोड क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है नेचर में। तो किंगडम प्लांटिया मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉफ होगा, तो वो किंगडम प्लांटिया में आएगा। फॉर एग्जांपल ऑल फ्लोरिंग प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स फूल देते हैं सारे के सारे किंगडम प्लांटिया में लाई करेंगे। अगले बात करते हैं हम किंगडम एनिमेलिया की। एनिमेलिया से क्लियर है, जाहिर सी बात की एनिमल होगा। तो एनिमल होगा तो मल्टी सेल्युलर फिक्स है, और मल्टी सेल्युलर हम लोग का जो डीएनए है वो लीनियर पाया जाता है, तो वो यूकैरियोटिक हम लाई करेंगे। तो मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक, और हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहिए या एनर्जी यूटिलाइजेशन, कार्बन यूटिलाइजेशन का मोड क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। तो किंगडम एनिमेलिया में क्या होगा, मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। एग्जांपल एनिमल्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। फिर से एक बार देख लीजिए, मोलिकुलर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का बेसिस क्या था, सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए जीन्स था। उसे किसने दिया था, कार्ल वुज ने दिया था। 3 डोमेन और 6 कैटेगरी में 6 किंगडम में एनिमल्स को ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया। वो 3 डोमेन क्या है, तो डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया, डोमेन यूरेका। डोमेन बैक्टीरिया में एक किंगडम है, किंगडम यू बैक्टीरिया, और डोमेन आर्किया में एक डोमेन है, किंगडम आर्किया। डोमेन यूकायरा में 4 किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमल्स। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो। तो एक सेकंड इसे इरेज कर लूं और आगे मॉडल ऑर्गेनिज्म में एंटर कर। हाँ तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को समाप्त करने की ओर अग्रसर होते हुए हम लास्ट टॉपिक इस मॉड्यूल के
मॉडल ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। इस बार मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन है मॉडल ऑर्गेनिज्म से ही देखने को मिले, क्योंकि ये डेली लाइफ्स में ज्यादा ही इंपॉर्टेंट देखा गया है। तो सबसे पहले हम मॉडल ऑर्गेनिज्म समझे होता क्या है। मॉडल मतलब आपको सबको ही पता ही है कि मॉडल किसी भी चीज का हम जब मॉडल बनाते हैं तो वो मॉडल हो गया। जैसे बड़े बड़े ट्रस ब्रिज का आप लोगों ने कॉलेज में अपने बनाया होगा मॉडल, तो आपको याद होगा कि उसे मॉडल बोलते हैं। ठीक। अब मॉडल ऑर्गेनिज्म, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडल के तौर पे यूज करना। क्यों यूज करना? रिसर्च के लिए, रिसर्च के लिए। और जैसे अभी हमारे देखा जाए अभी ज्यादा दिन नहीं, पिछले 1 ईयर क्या अभी तक हम लोग कोरोना का जो दंश है वो झेल रहे हैं। तो कोविड का जो वैक्सीन आया, आते ही क्या ह्यूमन पे अप्लाई हो गया? नहीं हुआ। वो सबसे पहले किस पे अप्लाई किया गया? चूहों पे अप्लाई किया गया। क्यों अप्लाई किया गया? क्योंकि चूहों को रिसर्च फील्ड के लिए रखा गया है, उन्हें मॉडल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बायोलॉजी में जब कोई डॉक्टर बनने जाता है तो जो ऑपरेशन करना सीखता है या सबसे पहले किसी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो सबसे पहले अगर चीड़ फाड़ के देखे तो वो उसका होता है फ्रॉग। तो फ्रॉग को वहाँ लेबोरेटरी में मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज किया जाता है। तो कोई भी दवाएं हैं उनका इस्तेमाल रैट पे किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। वैसे ही प्लांट्स के लिए भी रिसर्च है, प्लांट्स के भी मॉडल ऑर्गेनिज्म है। तो मॉडल ऑर्गेनिज्म आप, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका हम यूज लेबोरेटरी में करते हो रिसर्च के लिए। ठीक। और उन्हें इजी होता है स्टडी करने के लिए। क्यों इजी होता है? क्योंकि उनके मैक्सिमम कैरेक्टर जो है, गुण है, वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते हैं, इसीलिए उन्हें स्टडी किया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं कि मॉडल ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो आइए पहली प्रॉपर्टी की बात करें। इजी टू ग्रो एंड मेंटेन इन रेस्ट्रिक्टेड स्पेस। जो लेबोरेटरी होता है वो तो छोटा सा जगह होता है, या कोई भी मेडिकल कॉलेज भी होता है वो मान लीजिए एक छोटा ही स्पेस है। अब इतना तो नहीं ना कहा जाएगा कि एक कंट्री ही है वो अपने आप में। तो इन्हें क्या है कि मॉडल ऑर्गेनिज्म को हम बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं छोटे से स्पेस में। पहला इनका ये प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ? शॉर्ट जनरेशन टाइम। इनका जो जीवन अवधि काल होता है बहुत ही छोटा होता है, तो इसलिए इन्हें यूज करते हैं। अब मॉडल ऑर्गेनिज्म पे बहुतों का कहना था, कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि जो लोग बलात्कार करते हैं उनका मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में क्यों नहीं यूज किया जा रहा है। जो मेडिसिन नई नई आ रही हैं उनका फर्स्ट एप्लीकेशन जो बलात्कारी लोग हैं उन पे क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उसके पीछे देखिए रीजन क्या है बिहाइंड। शॉर्ट जनरेशन टाइम। इनका जो होता है मॉडल ऑर्गेनिज्म का, इनका जनरेशन टाइम बहुत ही छोटा होता है। फ्रॉग हो गया या रैट हो गया, इनका जनरेशन टाइम बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर ह्यूमन का देखा जाए तो उस एक्टिविटी को अगर मतलब लॉन्ग टाइम पे ऑब्जर्व करने वाली एक्टिविटी है, तो उसे ऑब्जर्व करने में अगर आदमी एवरेज 60 साल भी इंडिया में जीता है तो 60 साल कम से कम लग जाएगा। मतलब जो डॉक्टर रिसर्च कर रहा है उसको दो वो चीज पे रिसर्च करने में वो तो खुद मर जाएगा। तो इसीलिए मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर ह्यूमन को नहीं यूज किया जाता है। क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्योंकि ह्यूमन का जो लाइफ जनरेशन होता है वो लॉन्ग होता है। तो शॉर्ट जनरेशन वाले ऑर्गेनिज्म को हम इसमें रखते हैं। तो प्रॉपर्टी दूसरा क्या हुआ? शॉर्ट जनरेशन इनका टाइम होता है। वेल अंडरस्टैंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें जो ग्रोथ है उसे हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो ग्रोथ को आसानी से समझने के लिए हम मॉडल ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। चौथा जो है इजी टू प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। इनकी ग्रोथ के लिए आसानी से हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग कहा जाए कि शेर शेर पे क्यों नहीं रिसर्च हो रहा है, शेर को ही मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे ले लिया जाए, तो उसके न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए समझ सकते हैं आप क्या चाहिए। उसके लिए मीट चाहिए, मांस चाहिए, तो वो प्रोवाइड कराना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। तो बहुत ही कम ही न्यूट्रिशन में इनका ग्रोथ सक्सेस हो जाता है। तो चौथा इनका ये हुआ कि इनका नेसेसरी न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए बहुत ही मतलब आसान होती है। पांचवा बात, क्लोजली रिसेम्बल्स अदर ऑर्गेनिज्म। ये अदर ऑर्गेनिज्म की ही तरह मतलब दिखते हैं। ठीक। इनके जो गुण होते हैं, डीएनए एनालिसिस होते हैं या आरएनए एनालिसिस होते हैं, लगभग अदर ऑर्गेनिज्म से मैच करते हैं, इसलिए इन्हें मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज करते हैं। तो आई होप प्रॉपर्टी ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म क्लियर, मॉडल ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं ये भी क्लियर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या है।
तो 3 टाइप्स ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म है। पहला है जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म, दूसरा एक्सपेरिमेंटल, तीसरा जीनोमिक मॉडल ऑर्गेनिज्म। पहला क्या है? जेनेटिक, दूसरा एक्सपेरिमेंटल, तीसरा जीनोमिक मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो पहला देखते हैं, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं तीनों में, एक एक करके समझेंगे तो टाइम का वेस्टेज होगा। तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जेनेटिक मॉडल है तो जेनेटिक एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाएगा, तो दिस इज ए गुड कैंडिडेट फॉर जेनेटिक एनालिसिस। एक्सपेरिमेंटल मॉडल है तो इसका रिसर्च के फील्ड में यूज किया जाएगा, तो दिस इज ए गुड कैंडिडेट फॉर रिसर्च इन बायोलॉजी। जीनोमिक है, जीनोमिक एनालिसिस यानी आरएनए डीएनए के एनालिसिस के लिए इनका यूज किया जाएगा, तो ये गुड कैंडिडेट फॉर जीनोमिक रिसर्च होंगे। जीनोमिक यानी गुड कैंडिडेट फॉर जीनोमिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल गुड कैंडिडेट फॉर रिसर्च इन बायोलॉजी, जेनेटिक गुड कैंडिडेट फॉर जेनेटिक एनालिसिस। आई होप पहला पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर। दूसरा देखते हैं, ब्रीड इन ए लार्ज नंबर। इन्हें बहुत ही हम ज्यादा नंबर में ब्रीड कर सकते हैं कम स्पेस में, और इनका लाइफ टाइम जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है। एग्जांपल के लिए ड्रोसोफिलिया। ड्रोसोफिलिया एक साइंटिफिक नेम है, अगर आप इसे गूगल कीजिएगा तो आएगा आपका फ्रूट फ्लाई का पिक्चर। फ्रूट फ्लाई या जो होम फ्लाई होती है, घर में मधुमक्खी होती है, मक्खी होती है, उनका एग्जाम्पल आपको दिखाएगा। आप नेट पर सर्च भी कर सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा, ड्रोसोफिलिया पिक मिल जाएगा आपको। एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑर्गेनिज्म का देखा जाए तो ये रोबुस्ट एम्ब्रॉयज प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हें बहुत ही आसानी से स्टडी किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है और स्टडी किया जाता है। और ये किस चीज को हम एक्सपेरिमेंटल मॉडल के रूप में यूज करते हैं? तो फ्रॉग को करते हैं। फ्रॉग आपको पता ही होगा। तीसरा जीनोमिक मॉडल। तो जीनोमिक मॉडल को क्या होता है कि हम इसका जो जीनोम होता है वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं, और इनका जीनोम जो है वो सिमिलर टू ह्यूमन होता है। क्यों इनके जीनोम को स्टडी करते हैं? कि इनका जीनोम जो होता है वो लेंथ में शॉर्ट होता है, और इसमें जो राउंड्स होती हैं वो कम पाई जाती हैं। इसका एग्जांपल है। तो आई होप मॉडल ऑर्गेनिज्म का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, प्रॉपर्टी क्लियर होगा और टाइप्स क्लियर होगा। अब हम कुछ जेनोमिक अब कुछ हम और मॉडल ऑर्गेनिज्म को एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे। तो एक सेकंड इससे मैं इरेज कर लूं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा मॉडल ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी देखा, और क्या देखा? मॉडल ऑर्गेनिज्म के टाइप देखा, जीनोमिक, जेनेटिक एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑर्गेनिज्म। अब हम क्या देखने वाले हैं कि मॉडल ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया? तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को बोलेंगे मैमेलियन मॉडल, नॉन मैमेलियन मॉडल, प्लांट मॉडल। इन सबको हम सेपरेटरी पढ़ने वाले हैं जेब्राफिश को छोड़ के। बाकी इन 6 को हम लोग सेपरेटली एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। तो अगर एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन उठता है इस चैप्टर से, तो वो मॉडल ऑर्गेनिज्म से उठ सकता है, और किसी दो को दे दे डिस्क्राइब करने के लिए 7-7 मार्क्स में। तो आइए देखते हैं, मैमेलियन मॉडल में हम माउस और रैट के बारे में पढ़ेंगे। चूहे, माउस और रैट के बारे में पढ़ेंगे। तो माउस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मुस नोसिक्यूलस, रैट का रेटस नॉर्वेजिकस। देखिए इसमें आप देख रहे हैं, ये पहला जो है इसे जेनेरिक नेम बोलेंगे और इसे स्पेसिफिक नेम बोलेंगे। जेनेरिक नेम एलवेज कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर से शुरू होता है। मैंने नोमेनक्लेचर के पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर होता है। तो हम मैमेलियन मॉडल में मूस और रैट के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मैमेलियन मॉडल में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जिसे एस्चेरिचा कोली बोलते हैं, या ई कोली भी पूछता है एग्जाम्स में। एस्चेरिचा कोली ना लिख के अगर डायरेक्ट ई कोली भी दे दे तो आप समझ जाइए कि वो बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है। बेकर्स ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे सैचरोमाइस सर्विसिया बोलते हैं। नेमाटोड के बारे में पढ़ेंगे जिसे सैनियोरा हैबिडिट्स एलिगेनी बोलते हैं। फ्रूट फ्लाई के बारे में पढ़ेंगे जिसे ड्रोसोफेलिया मेलांगेस्टर बोलते हैं। जेब्रा फिश के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस जान लीजिए कि नॉन मैमेलियन मॉडल में जेब्रा फिश आता है, जैसे जिसे डैनियो रेरियो बोला जाता है साइंटिफिक नेम पे। प्लांट मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे एरिबिडोप्सिस थैलियाना के बारे में। ये एक व्हाइट कलर का फूल होता है, इसका साइंटिफिक नेम भी यही है, एरेबिडोप्सिस थैलियाना। इसका बुक लिखने वाले को ओरिजिनल नाम नहीं पता था, तो मैंने गूगल किया तो वहां पे व्हाइट कलर का एक फूल निकला। तो आई होप ये कैटेगरी क्लियर हो। अब आइए हम सबको एक एक करके देखते हैं। तो एक सेकंड में इसे रीच कर दो। तो आइए हम मॉडल ऑर्गेनिज्म के पहले एग्जांपल ई कोली को देखते हैं। ई कोली मतलब इस्चेरिचा कोली, ये बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है। किस चीज का साइंटिफिक नेम है? बैक्टीरिया का। तो इसे क्यों मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज किया जाता है, इसके यूज करने के क्या फायदे हैं वो देखते हैं हम। तो यूज टू स्टडी फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ई कोली को हम मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इसलिए यूज करते हैं कि ये इसका बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के
फॉर्म में इसका बहुत ही ब्रॉडली यूज्ड है। तो हम ई कोली को स्टडी बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वजह से करते हैं। डीएनए, जेनेटिक कोड, जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये जितनी प्रक्रियाएं हैं ये सिमिलर टू ह्यूमंस होती हैं, इसलिए हम ई कोली को यूज करते हैं डीएनए स्टडी के लिए, जेनेटिक कोड के स्टडी के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए, और इनके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये सारे सिमिलर टू ह्यूमन होते हैं। इस वजह से हम ई कोली को मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज करते हैं। मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज करने के पीछे रीजन क्या है ई कोली को? तो मॉडल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में इसे इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका जो सेल है वो यूनिसेलुलर ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ई कोली। तो यूनिसेलुलर सेलुलर होने की वजह से इन्हें पढ़ना, इन्हें स्टडी करना, इन पर रिसर्च करना आसान होता है। तो पहला रीजन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा, इनका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होता है। तो ये रीजन है इन्हें मॉडल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में पढ़ने के लिए। इजिली ग्रोन, इसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है, दैट्स व्हाई दिस इज यूज्ड एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। इजिली जेनेटिकली मैनिपुलेटेड, इसका जो जीन है इधर से उधर ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है। तो ये इजिली जेनेटिकली मैनिपुलेटेड होता है, इजिली ग्रोन होता है, लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। किस फील्ड में इसका यूज होता है? बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्टडी में। क्यों होता है? क्योंकि इसका डीएनए, जेनेटिक कोड, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस सिमिलर टू ह्यूमंस है। तो आई होप ई कोली आपको क्लियर है। अब बात करते हैं माउस मूस मुस्क्यूलस की। माउस हो गया जनरल कॉमन नेम और मूस मुस्क्यूलस हो गया साइंटिफिक नेम। तो दूसरा मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे हम चूहे को देखते हैं। तो इसे प्रीमियर मैमिलियन मॉडल फॉर जेनेटिक रिसर्च बोलते हैं। जेनेटिक्स के फील्ड में डीएनए आरएनए पर रिसर्च करने के लिए सबसे प्राइमरियर मैमिलियन मॉडल मुस्क्यूलस को बोलते हैं, माउस को, रेट वाले को नहीं बोलते हैं। तो प्रीमियर मॉडल ऑफ प्रीमियर मैमिलियन मॉडल क्या हो गया? माउस हो गया। इसे क्यों यूज करते हैं? जेनेटिक रिसर्च के लिए यूज करते हैं। इट्स क्लोज जेनेटिक्स फिजियोलॉजी सिमिलर टू ह्यूमन। जो चूहों का जेनेटिक्स होता है और फिजियोलॉजी होता है, फिजिकल अपीयरेंस, वो सिमिलरिटीज टू ह्यूमन होता है, ह्यूमन के सिमिलर होता है। तो इस वजह से माउस को मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे देखा जाता है। इट्स जीनोम कैन बी मैनिपुलेटेड एंड एनालाइज। इसका जो जीनोम है वो एक जगह से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं और उसे एनालाइज स्टडी कर सकते हैं। तो एक ये भी रीजन है, मतलब मॉडल ऑर्गेनिज्म माउस है। माउस प्राइमरी मैमिलियन मॉडल है। इसका जो जेनेटिक और फिजियोलॉजी है वो क्लोज टू ह्यूमंस है या सिमिलर टू ह्यूमंस है। इसका जीनोम है, उसे आसानी से मैनिपुलेट और एनालाइज किया जा सकता है। तो अब माउस को क्यों मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज किया गया? तो इसे जो है इजीली मेंटेन किया जा सकता है और इसका लाइफ साइकिल जो है बहुत ही शॉर्ट होता है। ठीक, जितने भी नए नए दवाएं बनती हैं या ट्रीटमेंट के लिए जितने भी दवाएं यूज होती हैं उनका फर्स्ट इस्तेमाल चूहों पे ही होता है। तो इसलिए इन्हें मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा जाता है। पहला, इजीली मेंटेन किया जा सकता है, लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, और कोई भी ड्रग हो उनका इस्तेमाल सबसे पहले चूहों पे होता है। देयर जेनेटिक बायोलॉजिकल कैरेक्टर रिसेंबल्स ह्यूमन। इनका जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है और बायोलॉजिकल कैरेक्टर वो ह्यूमन से मिलता जुलता है। दैट्स व्हाई वी स्टडी माउस एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। आई होप ई कोली और माउस आपको क्लियर होगा। ये आपके एग्जाम्स में दिख सकते हैं। तो एक सेकंड इसे इरेज कर लो। तो मॉडल ऑर्गेनिज्म में हम थर्ड मॉडल के बारे में देखते हैं जिसे फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। वो भी एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको बताया ही था। और इसका साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिलिया मेलांगस्टर है। ये एम स्मॉल होगा क्योंकि स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिलिया मेलेंगोस्टर है। तो इसे मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज करने के फायदे हम देखते हैं। ठीक, इट इज वेरी वर्सटाइल मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म मूस मेसिक्यूलस को बोलते हैं और वर्सटाइल मॉडल ऑर्गेनिज्म फ्रूट फ्लाई को बोलते हैं, ये याद रखिए। इसका यूज कहाँ है? तो बायोमेडिकल रिसर्च में इसका यूज है। यूज कहाँ है? बायोमेडिकल रिसर्च में, और इसे वर्सटाइल मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिलिया मेलेंगस्टर को। रीजन और टेक्निकल एडवांटेज क्या है फ्रूट फ्लाई को मॉडल ऑर्गेनिज्म
यूज करने के पीछे। तो आइए देखते हैं इनका जो रिलेशनशिप होता है ह्यूमन जीन और फ्रूट फ्लाई का जो जीन का रिलेशनशिप होता है, ह्यूमन और फ्रूट फ्लाई के जीन का रिलेशनशिप होता है, वो वेरी सिमिलर होता है या बहुत ही क्लोज माना जाता है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है या रीजन कि इसे हम मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज करते हैं। सेकंड क्या है, ये देखिए सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल हो जाता है। 75% ऑफ जीन्स, 75% वैसे जीन जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं, ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं, वो फ्रूट फ्लाई में पाए जाते हैं। यानी दुनिया की 75% बीमारियां फ्रूट फ्लाई की वजह से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका जो 75% ऑफ जीन्स होता है वो ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है, इसीलिए इन्हें हम स्टडी करते हैं। ठीक। तीसरा क्या है, लाइफ साइकिल जो है इनका बहुत ही शॉर्ट होता है, 8 से 14 दिन जिंदा रहते हैं और 8 से 14 दिन में ये 75% बीमारियां ह्यूमन तक फैला सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर। चौथा क्या है, इनएक्सपेंसिव टू मेंटेन, बहुत ही कम खर्चे में इसे मेंटेन किया जा सकता है। चौथा पॉइंट भी क्लियर। पांचवा क्या है, इजी टू मैनिपुलेट जीन इन फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई में जो जीन का क्या बोलते हैं, सॉरी, मैनिपुलेशन होता है वो बहुत ही इजी होता है, तो इसलिए इसे हम स्टडी करते हैं। पांचवा क्या है, सिंपल डाइट ये नीडिंग होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में इन्हें कार्बोहाइड्रेट चाहिए और थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए, ये सरवाइव कर सकते हैं। तो ये फ्रूट फ्लाई का था, आई होप क्लियर। अब ईस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सेचेरोमाइसस सेरेविसिया। ठीक, सेचेरोमाइसस सेरेविसिया। आते हैं, इसका कुछ देखते हैं पॉइंट्स। सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको पता ही है। क्यों यूकैरियोटिक होते हैं? क्योंकि हमारा डीएनए आप पढ़े होंगे लीनियर होता है। कैसा होता है डीएनए? लीनियर होता है। तो यूकैरियोटिक सेल के भी जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए होते हैं वो लीनियर होते हैं। तो ईस्ट को पढ़ने के पीछे क्या रीजन है? सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैनी सेल्युलर प्रोसेस जो है वो सेम होते हैं ईस्ट और ह्यूमन में। बहुत सारे सेल्युलर प्रोसेस ईस्ट और ह्यूमन में सेम होते हैं, सिमिलर नहीं, देखिए सेम होते हैं। सिमिलर मतलब मिलता जुलता है और सेम मतलब हूबहू। तो ईस्ट को स्टडी करने के बिहाइंड रीजन क्या है कि बहुत सारा सेल्युलर प्रोसेस ह्यूमन और ईस्ट में कॉमन होता है। यूज्ड टू स्टडी बेसिक मॉलिक्यूलर प्रोसेस इन ह्यूमंस। हमारा जो जितना मॉलिक्यूलर प्रोसेस है, सेल्युलर प्रोसेस है, उसको स्टडी करने के लिए हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। रीजन और टेक्निकल एडवांटेज क्या है ईस्ट को मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज करने के? तो इसे हम इजीली लैबोरेटरी में मैनिपुलेट कर सकते हैं, इजीली लैबोरेटरी में मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेल डिवीजन जो होता है वो एकदम सिमिलर हमारे सेल की तरह होता है, जो हमारा सेल डिवीजन जिस टाइप से होता है वैसे ही ईस्ट का भी सेल डिवीजन सिमिलर वे से होता है। अब देखिए 75% बीमारी का तो जड़ फ्रूट फ्लाई है, अब 20% बीमारी का जड़ आपका ईस्ट है। तो 20% ऑफ जीन कॉजिंग ह्यूमन डिजीजेस आर फाउंड इन ईस्ट। बताइए, ईस्ट को फ्रूट फ्लाई को अगर स्टडी कर लिया गया तो 95% डिजीज ऐसे ही खत्म। ठीक, तो ईस्ट को क्यों पढ़ते हैं? 20% ऑफ जीन कॉजिंग ह्यूमन डिजीज आर फाउंड इन ईस्ट। और इस बार मेरी अकॉर्डिंग अगर आना होगा एग्जाम में तो 7 मार्क्स में ये दोनों आ सकते हैं। तो 20% ऑफ जीन कॉजिंग ह्यूमन डिजीज आर फाउंड इन ईस्ट। अगला क्या है, मेनी ड्रग्स आर टेस्टेड ऑन ईस्ट। बहुत सारे जितने ड्रग्स आते हैं रैट के अलावे या माउस के अलावे इन पे भी, ईस्ट पे भी यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि हमारा जीन और इनका जो 20% जीन है वो हमें डिजीज कॉज करता है। अगर उस ड्रग का हम टेस्ट रेमेडी के तौर पे ईस्ट पे यूज करें तो वो क्या करेगा, जीन उस बीमारी को रिवर्स कर देगा और बीमारी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे ड्रग्स, इस पे ही ड्रग्स टेस्टेड करते हैं, ईस्ट पे ही। तो आई होप आपको 3 और 4 मॉडल ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गए और 2 ठो बचे हैं, तो 1 सेकंड इसे इरेज करके उन दोनों को भी कर दूं। तो अब हम आगे मॉडल ऑर्गेनिज्म में देखते हैं 5वें नंबर पे नेमाटोड, जिसे सेनेरो हैबिडिटिस एलिजेंस बोलते हैं। आप ऑर्थवॉर्म देखे हैं तो ऑर्थवॉर्म का ही ये साइंटिफिक नेम हो गया और उसे नेमाटोड भी बोलते हैं। इनका जो लेंथ होता है अप्रोक्स 1 mm होता है, मतलब लेंथ में बहुत ही छोटे होते हैं। और आप इनको नजदीक से जब देखे होंगे तो इनका बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है। ड्यू टू दिस रीजन इन्हें मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज किया जाता है।
अब टेक्निकल एडवांटेज क्या है इसे यूज करने का एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म, तो देखते हैं। इजिली ग्रो इन लैब्स, इन्हें लैब्स में बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। बरसात में वैसे भी ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं, लेकिन लैब में भी इन्हें आसानी से ग्रो किया जाता है। प्रोड्यूस ओवर 1000 एग्स पर डे, ये एक दिन में 1000 अंडे पैदा कर देते हैं, तो यानी रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट होता है। तो यानी इनके जो वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन का कोई भी एक्टिविटी देखना हो तो हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। इट सेल्स कैन बी इजिली स्टडीज, इसका जो सेल होता है वो बहुत ही हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। क्यों स्टडी कर सकते हैं इसके सेल को? क्योंकि इसका बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है, और जब उसे हम माइक्रोस्कोप पे रखेंगे तो वो एकदम क्लियरली सेल स्टडी हो जाएगा। तो ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी इसके सेल को हम इजिली स्टडी कर लेते हैं। इजी टू स्टडी नर्वस सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी की वजह से इसके नर्वस सिस्टम को भी हम आसानी से देख सकते हैं, और वो सिमिलर टू ह्यूमंस होता है। तो ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम नेमाटोड का यूज करते हैं। चौथा जो है, जीन्स कैन बी इजिली म्यूटेड, इसके जीन्स जो है वो बहुत ही आसानी से म्यूटेड हो जाते हैं। मेनी जीन्स हैव फंक्शनल काउंटरफेट्स इन ह्यूमंस, और डिजीज कैन बी इजिली स्टडीड। डिजीज को स्टडी करने के लिए हम इसके बहुत सारे फंक्शनल एक्टिविटी को भी ऑब्जर्व और स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको नेमाटोड भी क्लियर हो। अब हम एथेलियना, ये एक प्लांट्स है, प्लांट्स मॉडल है। एथेलियना यानी एरिबिडोप्सिस थेलियना, ये एक व्हाइट कलर का फ्लावरिंग प्लांट है, और इसे प्लांट बायोलॉजी में या बोटनी बायोलॉजी में एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे वाइडली यूज किया जाता है। एरेडोप्सिस इज ए मेंबर ऑफ मस्टर्ड फैमिली, ये मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। मस्टर्ड फैमिली उसको बोलते हैं जो तेल दें, जैसे हमारे यहाँ सरसों तोरई ये सब क्या है, ये सब तेल देते हैं। तो मस्टर्ड फैमिली का ही एरोडोप्सिस जो एथेलियना प्लांट है वो बिलोंग्स करता है। रीजन और टेक्निकल एडवांटेज क्या है इसे प्लांट मॉडल के तौर पे यूज करने का? तो इसका जो जीनोम का साइज होता है, जो इसके अंदर जीनोम पाए जाते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। 114.5 MB से 125 MB, MB यानी मेगाबाइट नहीं, मेगाबेस। मेगाबेस क्या होता है? एक लेंथ का यूनिट होता है। मेगाबेस लेंथ का यूनिट होता है MB, ये बहुत ही छोटे लेंथ को मापने के लिए होता है, माइक्रोस्कोपिक लेंथ को मापने के लिए। तो 114.5 MB से 125 MB इनका जीनोम का साइज होता है। शॉर्ट लाइफ स्पान, इनका जो जीवन अवधि काल होता है बहुत ही छोटा होता है, 6 वीक तक ये जिंदा रह सकते हैं पौधे। इजिली कल्टीवेटेड, जब 6 हफ्ता तक में हो ही जाते हैं तो इन्हें बहुत ही आसानी से कल्टीवेट किया जा सकता है। और क्या होता है? म्यूटेशन कैन बी इजिली प्रोड्यूस इन दिस प्लांट, म्यूटेशंस जो होता है इसमें बहुत ही आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है। इसके रीजन प्लांट ऑर्गेनिज्म इसे प्लांट मॉडल एज ए इसे इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि प्लांट्स में जितनी भी डिजीजेस होती है वो इसी के स्टडी से पता चलता है। अब बड़े बड़े पौधों को मतलब एनालिसिस करने से अच्छा है कि छोटे ही किसी पौधे को, प्लांट को एनालिसिस किया जाए। तो आई होप आपको दूसरा मॉड्यूल टोटली क्लियर हो। जहां कंफ्यूजन है मेंशन करें कि सर यहां कंफ्यूजन है। एंड आपको नोट्स तो पहले ही टेलीग्राम चैनल पे मिल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो लाइक बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे बहुत ही तेजी से स्प्रेड कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।